नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा कल का टॉपिक चल रहा था सिटीजनशिप नागरिकता, तो उसमें हमने आपको इसको डिवाइड करके बताया हुआ था। तो उसमें हम आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिए थे। उसके बाद जो है इसका संवैधानिक उपबंध कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो था वो क्लियर कर दिए थे। इसमें कुछ चीजें बची रह गई थी और उसको भी यहाँ डिवाइड करके हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें बची रह गई थी। संवैधानिक उपबंध तो हम बता दिए थे। नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं, नागरिकता से संबंधित कानून, जैसा कि हमने आपको कल जब आर्टिकल 11 पढ़ाया था तो वो कहता क्या है, वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है किस संबंध में, सिटीजनशिप के लिए लॉ बनाने के लिए, नागरिकता के संबंध में वो कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को जो है एक पावर देता है आर्टिकल 11। उसके तहत पार्लियामेंट अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता को प्राप्त करने का, नागरिकता को समाप्त करने का या उससे संबंधित अन्य प्रकार के जो है विषय है उस पर कानून बना सकती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान ने पहला नागरिकता से संबंधित कानून बनाया। देखते हैं पहला कानून क्या था। नागरिकता अधिनियम बनाया, या यूं कह सकते हैं संशोधन अधिनियम 1955। साथ ही समय समय पे इसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं, ठीक है। जैसे 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और अभी हाल ही में 2019 में जो सीएए का मुद्दा है उससे संबंधित जो है इसमें संशोधन होते रहे हैं। तो हम एक चीज ये कह सकते हैं कि नागरिकता से संबंधित जो है कानून संसद को पास बनाने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना। ये कहता क्या है, इस कानून के अनुसार 5 प्रकार, अभी जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना नागरिकता के प्रकार, एक टॉपिक था, एक पॉइंट था नागरिकता के प्रकार। तो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। और कौन देता है शक्ति? यही देता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 जो है 5 प्रकार के से, जन्म से, पहला, दूसरा वंश परंपरा से या रक्त संबंध से, तीसरा क्या था, पंजीकरण से, चौथा क्या है, देशीकरण से, देशीकरण या प्रकृतिकरण या प्राकृतिक रूप से, और 5वां क्या था, भूमि अर्जन द्वारा, भूमि या क्षेत्र समाविष्ट से, भूमि अर्जन द्वारा, जन्म से बाय बर्थ, वंश परंपरा से या रक्त संबंध से, बाय ब्लड रिलेशन या बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और उसके बाद जो है बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। ये 5 प्रकार से जो है हमारे देश में नागरिकता देने की बात कही गई है। किसने कहा है? नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। तो जन्म से नागरिकता से संबंध में अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 को या संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति अपने माता पिता के नागरिकता के बावजूद भी भारत का नागरिक बन सकता है। क्या? और इसमें अगर दूसरी तरीके से इसको देखें, एक दूसरे तरीके से, दूसरी परिभाषा के आधार पे, तो 15 अगस्त 1947 के बाद और 26 जनवरी 1950 को लागू होने, संविधान लागू होने या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति माता पिता की नागरिकता के बावजूद भी भारत का नागरिक होगा। लेकिन 2 अपवाद है। अपवाद क्या है? जो हमारे यहाँ फॉरेन डिप्लोमेट है, विदेशी जो है राजनयिक है, जैसे दिल्ली में होता है ना एम्बेसी कहा जाता है, कॉन्सुलेट कहा जाता है, तो उनके बच्चे अगर यहाँ पे जन्म लेते हैं तो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। दूसरा क्या था? ऐसे क्षेत्र जो शत्रु देश के अधीन हो, जैसे पीओके, अगर वहां पे कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है, कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो जन्म के आधार पर नागरिकता से संबंधित यही कहा गया कि 26 जनवरी को या उसके बाद, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने माता पिता की नागरिकता के बावजूद भारत का नागरिक कहलाएगा।
इसी प्रावधान का विदेशी घुसपैठियों ने बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से कह सकते हैं लाभ उठाया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लागू होने के बाद व्यक्ति अगर जन्म ले रहा है तो नागरिक हो गया। अब विदेशी घुसपैठ जैसे बांग्लादेश वाले या पाकिस्तान वाले भारत में घुस गए तो उनके बच्चे जो है जन्म लिए तो उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाता था। इस घुसपैठ को रोकने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इसको भी कह सकते हैं CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। 1955 में संशोधन करता है और एक लाइन यहाँ जोड़ दिया गया कि व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने माता पिता की नागरिकता के बावजूद, नागरिकता मतलब वो जब उसको नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी कि उसके माता पिता में से भी कोई एक भारत का नागरिक हो। इसी कारण इसको जो है कहा गया कि ये संशोधन किया जाए, विदेशी घुसपैठ रोके जाए कि अगर वो जन्म ले रहा है भारत में तो उसकी नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। तो 1986 का जब अमेंडमेंट एक्ट आ गया तो इसमें ये शब्द जोड़ दिया गया कि जन्म के साथ नागरिकता, लेकिन माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। यही चीज थी। ये 55 क्या कह रहा था कि माता पिता भारत के नागरिक ना भी हो लेकिन जन्म ले रहा है तो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो विदेशी घुसपैठियों ने इसका लाभ उठाया तो 1986 का एक्ट कह दिया कि नहीं, जन्म लेगा बच्चा लेकिन माता पिता में से भी कोई एक भारत का नागरिक होगा तब उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरा है वंश परंपरा के आधार पे या रक्त संबंध के आधार पे, बाय डिसेंट या बाय ब्लड रिलेशन। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी दूसरे देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ये वंश परंपरा से था कि मान लीजिए किसी के माता पिता भारत के हैं, ठीक है, अब वो अपने बच्चों को लेके जो है बाहर रह रहे हैं फॉरेन में, ठीक, तो उनका बच्चा फॉरेन में जन्म लिया, तो अब फॉरेन में जन्म लिया तो वंश परंपरा के आधार से भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करेगा? इस आधार पे कि उसके माता पिता में से भी कोई एक भारतीय है, ठीक है। इसमें भी संशोधन किया गया। इसमें 1992 में इसको साथ लेके चल रहे हैं। 1992 में हमें नागरिकता संशोधन एक्ट 1992, इसमें क्या कह दिया गया? अभी तक तो ये था वंश परंपरा से कि माता पिता भारत के नागरिक हैं तो बाहर विदेशी देश में जन्म लेने वाला बच्चा जो है वंश परंपरा से भारत का नागरिक होगा। लेकिन 1992 के एक्ट में एक परिवर्तन कर दिया गया। क्या परिवर्तन किया गया? परिवर्तन ये था कि माता की नागरिकता के आधार पे, मदर की नागरिकता के आधार पे, माता की नागरिकता के आधार पे विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। यहां पे ये देख लीजिए, यहां पे ये जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 2003 का अमेंडमेंट एक्ट आया। 2003 के एक्ट में क्या कहा गया कि 31 दिसंबर 2004 इस डेट के बाद अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है तो 31 दिसंबर 2004 के बाद विदेश में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक तभी बनेगा जब वो अपने जन्म के 1 वर्ष के भीतर उसके माता पिता जिस देश में वो बच्चा जन्मा है वहां भारतीय कॉन्सुलेट में उसका रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन करा दे या केंद्र सरकार की सहमति से 1 वर्ष के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। इस प्रकार से जो है संशोधन करके वंश और परंपरा से जो है नागरिकता देने की बात कही गई। तीसरी बात कही गई पंजीकरण से।
बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के द्वारा अगर देख लें नागरिकता देने की बात करेंगे तो कैसे, क्या आधार था। व्यक्ति जो भारत का नागरिक बनना चाहता है, ठीक है, उसे भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदन देने से पहले 5 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य होगा। सॉरी, 5 वर्ष तक मतलब पहले 6 माह था, अब उसकी जो है अवधि बढ़ा के 5 वर्ष कर दी गई। तो कोई सॉरी, कोई व्यक्ति जो विदेशी है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, उसको भारत की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देने से पहले 5 वर्ष तक उसको भारत में रहना अनिवार्य है, तब वो पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत का नागरिक होगा। पहला ये था। दूसरा ये, कोई विदेशी महिला, ठीक है, कोई विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से शादी करती है, तब वो बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करती है। शादी करती है या शादी करने वाली है, जैसे अभी हार्दिक पांड्या की जो मिसेज जो वाइफ है, वो अगर शादी करती हैं तो उसके आधार पे, चूंकि वो विदेशी महिला है, भारतीय हार्दिक पांड्या है, तो उसके आधार पे पंजीकरण के माध्यम से ये नागरिकता प्राप्त कर सकती है। अगर इसमें तीसरी बात करें कि तीसरी प्रकार क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, लेकिन वो भारत से बाहर किसी दूसरे देश में रह रहा हो। कई लोग होते हैं कि जन्म भारत में हुआ, अच्छा खासा कमाए माए, चले गए, फॉरेन शिफ्ट हो गए, लेकिन उनके लड़के की नागरिकता वहां की है, यहाँ की नहीं है, तो भारत की नागरिकता लेने के लिए क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन देंगे, ठीक है, और 5 वर्ष भारत में रहेंगे। तो इस प्रकार उन्हें जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगर और इसमें छोटे पॉइंट देखें तो क्या होगा कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, उनके अवयस्क बच्चे, माइनर बच्चे पैदा होते हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट मतलब यही रजिस्ट्रेशन के द्वारा उनको नागरिकता दी जाती है। एक पॉइंट इसमें और क्या है कि कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं, राष्ट्रमंडल देश की जो हैं, वहां के नागरिक अगर भारत में रहते हैं, भारत सरकार की नौकरी करते हैं, तो उन्हें पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से नागरिकता देखा गया। चौथा है देशीकरण या प्राकृतिक रूप से या क्षेत्र समाविष्टि के रूप से, बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या कहा गया है, अभी हाल ही में जो सीए आया है 2019, उसमें इसकी अवधि 11 वर्ष थी, उसको घटा के 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इसमें कुछ बातें कही गई हैं। वो बातें क्या हैं कि कोई व्यक्ति जो ऐसे देश से संबंधित ना हो, ठीक है, कोई व्यक्ति जो ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। सपोज दैट कोई एक ऐसा देश है भारत के बाहर, वहां पे देशीकरण द्वारा नागरिकता नहीं दी जाती, तो वहां का व्यक्ति अगर भारत में नागरिकता देशीकरण के माध्यम से पाना चाहता है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। प्लस कोई व्यक्ति जो नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, अपने देश की नागरिकता को त्याग करे और भारत सरकार को इसकी सूचना दे, ठीक है, और जो आवेदन देगा उस आवेदन के 1 वर्ष पूर्व लगातार वो भारत में रहा हो, उसके बाद कुल मिला के वो 7 वर्ष भारत में रहा हो, और साथ ही भारतीय संविधान की अनुसूची 8 शेड्यूल 8 के तहत जो दी गई 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक का ज्ञाता मतलब जानकार और बढ़िया जानकारी रखता हो, उसका चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट बेस्ट हो, कैरेक्टर अच्छा हो, तब उसे भारतीय नागरिकता देशीकरण या प्राकृतिक रूप से दी जाएगी। इसके बाद आता है भूमि अर्जन द्वारा, मतलब ये एक्विजिशन ऑफ लैंड के द्वारा जो है नागरिकता देने की बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया है कि भारत द्वारा किसी देश को या तो जीत लिया जाए या तो विदेशी देश से लिया जाता है, तो उस क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं वो अपने आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। जैसे मैंने कल ही बताया था कि 2015 में भारत ने 6वां अमेंडमेंट किया और अपने कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र जो है भारत में आ गए, ठीक है। सीमा विवाद कुछ था कि सीमा लाइन को सीधा करना है, जो भी था उसमें, तो कुछ क्षेत्र जो है भारत में आ गए। अब जो क्षेत्र भारत में आ गए, ठीक है, उनके व्यक्ति की नागरिकता स्वतः ही हो गई, क्योंकि वो क्षेत्र भारत को हो गया तो उनके नागरिक भी भारत के हो गए। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से नागरिकता अधिनियम 1955 देता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने आपको बताया था नागरिकता का प्रारूप, नागरिकता के प्रारूप 2 प्रकार के होते हैं, एकल और एक दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यह भारतीय मूल के विदेशियों को
नागरिकता प्रदान करने के लिए यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं ये क्या है, इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। एकल भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान जो है संघीय है, फेडरल स्ट्रक्चर का है। ठीक है, उसके बावजूद भी हम जो है एकल नागरिकता जो ब्रिटेन से लिए हैं, एकल नागरिकता को अपनाएंगे। इसको अपनाने का कारण क्या था? इसको कारण यही था क्योंकि दोहरी राज पद्धति भी है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, लेकिन नागरिकता एक है देश की राज्य की नागरिकता अपने यहाँ नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या है कि दो प्रकार की नागरिकता है, एक राज्य प्रदान करता है, एक केंद्र प्रदान करता है। तो राज्य के भी कानूनों का अधिकारों का हम उपयोग कर सकते हैं वहां के नागरिक, और केंद्र के भी अधिकारों जो है योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं। अब एकल नागरिकता की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कहां से लिया गया है, ब्रिटेन की संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन कनाडा की तरह, कनाडा के संविधान की तरह एकीकृत मॉडल अपनाया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, क्यों लिया गया है एकल नागरिकता? कि देश की सुरक्षा हो सके, देश की एकता अखंडता सुरक्षित रह सके, देश में लोगों के बीच बंधुता भाईचारा बना रहे, इसलिए एकल नागरिकता को अपनाया गया। अब दोहरी नागरिकता की अगर हम बात करते हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो इसमें कुछ चीजें रही हैं। जैसे क्या है, यहां लिखते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई। इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 कब आया? एक साहब थे लक्ष्मीमल सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इस समिति की सिफारिश पर ही, ये नाम याद रखिएगा, इस समिति पर की सिफारिश पर ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया, और उसमें शब्द आया ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, दोहरी नागरिकता। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं और किसी दूसरे देश में निवास कर रहे हैं, उनको भारतीय विदेशी नागरिकता प्रदान की जाएगी। यहाँ एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है सॉरी, हर साल जो हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं ना, प्रवासी दिवस, इसकी भी सिफारिश जो है लक्ष्मीमल सिंघवी ने ही की थी। इनका कहना क्या था कि विदेशी जो है, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। यहाँ के उनके जो रिलेशन वाले रह रहे हैं, वहां से पैसा कमा के भेजते हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो क्यों ना उनके सम्मान में एक ऐसा दिन रखा जाए जिसको हम प्रवासी दिवस के रूप में मना सकें। ठीक है, और उन्हीं का ये सुझाव था, ये 9 जनवरी का डेट क्यों रखा गया? क्योंकि उनका कहना था कि 9 जनवरी 1915 के दिन ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी उनको प्रवासी दिवस मनाने का जो है यहाँ पे सिफारिश लक्ष्मीमल सिंघवी ने किया था। अब इन्हीं की बातों पे जो है नागरिकता अधिनियम 2003 पारित किया गया, और इसमें क्या कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो 16 देशों में रह रहे हैं, 16 देशों में रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका को छोड़ के, ठीक है, को छोड़ के 16 देशों में रहने वाले सभी भारतीय मूल के व्यक्तियों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के तहत कार्ड जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको हम देख रहे हैं, अगर दोहरी नागरिकता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये भी देख लें कि विदेशी भारतीय नागरिक कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसको ओसीआई की चर्चा थोड़ी डिटेल में कर देंगे। 3 प्रकार के होते हैं, अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के भारतीय, और जो है भारत के सीमा पारी नागरिक। ठीक है, 3 प्रकार के विदेशी नागरिक माने गए हैं। आइए यहाँ पे हम बांट के देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कितने कितने प्रकार के हैं, क्या इनका महत्व है, क्या इनका काम है, ये देखते हैं। पहले है अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय जिसको कहते हैं एनआरआई,
नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडियंस, इसको कहा जाता है नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडियंस, एनआरआई। दूसरा है पीआईओ या भारतीय मूल के, भारतीय मूल के। पीआईओ मतलब कि पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन्स। उसके बाद तीसरा आता है ओसीआई, मतलब भारत के सीमापारी नागरिक, के सीमापारी नागरिक। अब पहले हम एनआरआई को देख लेते हैं। एनआरआई क्या है? ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो नौकरी पेशा वाला हो, नौकरी से संबंध ड्यूटी करता हो, बाहर देशों में हो, वो वर्ष में एक वर्ष में 182 दिन अगर भारत के बाहर रहता है। कितना? 182 दिन। कितने में? एक वर्ष में। अगर भारत के बाहर रहता है तो उसको एनआरआई कहा जाता है। इसमें और कौन आते हैं? एक नौकरी करने वाले, एक तो व्यवसाय करने वाले, जो एक वर्ष में 182 दिन मतलब 6×18 6 महीने 2 दिन या इससे ज्यादा भी, या इससे ज्यादा की होती, ज्यादा दिन भी भारत के बाहर रहता है तो एनआरआई कहलाएगा। दूसरा कौन? ऐसा व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र संघ में या फिर भारतीय सरकार द्वारा किसी अन्य पेशों में, जैसे भारत का राजनयिक बना के इंग्लैंड भेज दिया गया, अमेरिका भेज दिया गया, तो भारत सरकार में उनके अंतर्गत कार्यरत है और 182 दिन उससे ज्यादा भारत के बाहर रह रहा है तो उन्हें अनिवासी भारतीय एनआरआई कहा जाएगा। लेकिन इनके साथ बातें क्या है? बातें ये हुई, ये कहते थे कि हम सिर्फ 182 दिन भारत के बाहर रहते हैं, है तो भारतीय ही, तो हमें भी जो भारत में भारत में आम चुनाव होते हैं उस चुनाव में मतदान करने का अधिकार हमें भी दिया जाना चाहिए। इनकी लंबे समय से मांग रही है। इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है फरवरी 2011 में मतदाता पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2011 पारित किया। ठीक है, 2011 पारित किया मतदाता पंजीकरण संशोधन अधिनियम, मतदाता पंजीकरण संशोधन विधेयक या एक्ट भी कह सकते हैं, पारित किया। उसके तहत क्या किया गया? उसके तहत किया गया कि एनआरआई को वोटिंग राइट दे दिया गया। कैसे? एक फॉर्म भरने के लिए बोला गया, एक फॉर्म भरने के लिए बोला गया 6A। फॉर्म 6A के तहत वो अपने सारी चीजें इसमें भर देते थे और उसके अनुसार इनको वोटिंग राइट दे दिया गया। तो अनिवासी एनआरआई फॉर्म 6A के तहत भारत में इनको भी अब वोटिंग राइट दिया गया। पहले इन्हें आर्थिक सामाजिक जैसे शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित इन्हें जो है अधिकार दिए गए थे। ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब पीआईओ हम देखते हैं कि पीआईओ क्या है। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, अगर इनकी चर्चा करते हैं तो वे व्यक्ति जो स्वयं या उनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे थे या भारत के पासपोर्ट धारण करते थे, वो पीआईओ कहलाते हैं। ठीक है, भारतीय मूल के कहलाते थे और इन्हें पीआईओ कार्ड दिया जाता था। पीआईओ कार्ड, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ये 2002 में जारी किया गया था। तो ऐसे व्यक्ति जो स्वयं या उनके एंसेस्टर्स पूर्वज भारतीय मूल के रहे थे, मतलब अविभाजित भारत के नागरिक थे और पहले वे भारतीय पासपोर्ट रखते थे, तो उनको और उनके वैवाहिक संबंधों को प्लस वैवाहिक संबंधियों को भारतीय मूल का माना जाता था और उन्हें पीआईओ कार्ड जारी किया जाता था। ठीक है, लेकिन ये होते कौन थे? ये 16 देशों में होते थे, 16 देशों में निवास करने वाले। ठीक, आगे इसकी चर्चा करें। इसमें बहुत सारी चीजें हुई। ये पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड से जोड़ दिया गया तो आगे अच्छा, हाँ, इनको कुछ और अधिकार थे। इनको अधिकार क्या था? एनआरआई की तरह आर्थिक, वित्तीय
और शैक्षणिक, ये अधिकार जो है इनको दिया गया था। लेकिन इनको मतदान का अधिकार नहीं था, ये वोटिंग राइट नहीं थे, ना ही चुनाव लड़ सकते थे, ना ही वोटिंग। इनको तो मतदान का अधिकार दे दिया गया, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से एनआरआई ऐसे हो गए। पीआईओज हमने बताया व्यक्ति स्वयं या उसके पूर्वज जो कभी भारत के नागरिक थे या नागरिक बनने की योग्यता रखते थे, जो कभी भारतीय पासपोर्ट धारण करते थे, उनके वैवाहिक संबंधियों को पीआईओ कार्ड जारी किया जाता था। 16 देश में निवास करने वाले, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ के, चीन को छोड़ के, भूटान को छोड़ के, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को छोड़ के, अगर यहाँ के रहने वाले व्यक्ति जो हैं कभी रहे थे या भारत में आ गए तो ये भारतीय मूल के नहीं माना जाएंगे। बाकी 16 देश में अमेरिका, ब्रिटेन जो है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साइप्रस, यूनान, इटली इत्यादि प्रकार के देश आते हैं। ओसीआई कौन है? यहां पे आया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, ठीक है, CAA 2005। इसने क्या बातें कही? इसने कही कि सभी व्यक्ति मतलब विदेशियों में रहने वाले भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों को ओसीआई माना जाएगा और दोहरी नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। विदेशी भारतीय नागरिकता, एक शब्द जोड़ा गया, विदेशी भारतीय नागरिकता, जो हमने आपको वहां पे ओसीआई दोहरी नागरिकता लिखा था, वो इसी से संबंधित है। तो इसमें इनको कहा क्या गया, पहले ये ध्यान दीजिए, व्यक्ति जो संविधान लागू होने के दौरान या संविधान लागू होने के बाद भारत का नागरिक रहा हो या भारत के नागरिक बनने की योग्यता रखता हो और 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा क्षेत्र जो भारत का बन गया हो और उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति को भारत के सीमा पारी नागरिक कहा गया। उसमें बांग्लादेश और सिर्फ पाकिस्तान के व्यक्तियों को सीमा पारी ओसीआई का दर्जा नहीं दिया गया। और फिर सीए का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 ने कहा कि विदेशियों में रहने वाले सभी भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, बशर्ते ये उस देश से संबंधित हो जिस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कहने का मतलब, अगर ये ऑस्ट्रेलिया में है, इन केस मान लीजिए न्यूजीलैंड में मान लीजिए दोहरी नागरिकता नहीं है और न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं तो इन्हें पीआईओ माना जाएगा, लेकिन ओसीआई नहीं माना जाएगा। और अगर ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं जहां या स्विट्जरलैंड से, जहां दो नागरिकता प्रदान करने की बात है, तो इन्हें ओसीआई माना गया। ठीक है, अब क्या किया गया कि 2015 सीए 2015 है, नागरिकता अधिनियम 2015 है, और उसमें पीआईओ कार्ड को और ओसीआई कार्ड को, ओसीआई जो कार्ड थे, इसको एक कर दिया गया, विलय कर दिया गया और इसका एक नाम दे दिया गया ओसीआई कार्ड। अब सिर्फ एक ही कार्ड जारी किया जा सकता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुद्दा, लास्ट वाला टॉपिक जो हमारा बचा था, CAA 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या बातें कही है? इसका अगर हम देखें तो 2016 में ही इसको जो है संसद में लाया गया था, लोकसभा से चूंकि पारित हो गया था और राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, तो ये लैप्स कर गया। ठीक है, इसमें कुछ बातें कही गई थी, क्या बातें थी उसको देख लेते हैं। बातें ये थी कि 3 देश रखे गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। वहां की जो माइनॉरिटी थी, 6 कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा वहां दिया गया, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है ये कहते थे, भारत सरकार ने कहा कि इनका वहां उत्पीड़न होता है। ठीक है, तो उत्पीड़न से बचाने के लिए, शोषण से बचाने के लिए इन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसमें बातें क्या क्या थी लिख लेते हैं। CAA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। मेन बातें देखते हैं इसमें क्या कहा गया। अगर इनके बातों की बात करते हैं, मेन बातों की, तो कहा गया पहले 3
देश कौन कौन से? पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश प्लस अफगानिस्तान, इन 3 देशों के 6 माइनॉरिटीज, 6 अल्पसंख्यक समुदाय, 6 कम्युनिटीज। इन 6 कम्युनिटी में कौन कौन आते हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई। इन 6 समुदायों को जो है नागरिकता देने की, भारत की नागरिकता देने की बात कही गई और कहा गया कि 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 6 समुदाय हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई जो अवैध प्रवासी हैं। मतलब कि अवैध प्रवासी का मतलब क्या है कि ये भारत में आए हैं, इनका दस्तावेज, इनके जो डॉक्यूमेंट थे, लीगल डॉक्यूमेंट, इनके पहचान पत्र, आइडेंटिटी सब खो गया है। वो अगर भारत में आए हैं तो इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन शर्त क्या थी कि इसका भी एक डेट रखा गया। डेट क्या रखा गया? डेट रखा गया 31 दिसंबर 2014 को, या इस तिथि के पहले, मतलब 2014 के पहले अगर वो भारत में आए हैं और अवैध प्रवासी हैं, ठीक है, इनवैलिड माइग्रेंट हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, उन्हें भारत का नागरिक बनाया जाएगा। लेकिन कुछ शर्तों के अधीन रखा गया। ऐसे क्षेत्र, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया गया जो शेड्यूल 6 के तहत आते हैं। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन क्षेत्रों को जो शेड्यूल 6 के अंतर्गत आते हैं, इन क्षेत्रों को सीएए से बाहर रखा गया। किसको बाहर रखा गया? इन क्या थे? शेड्यूल 6 वाले। शेड्यूल 6 मतलब 4 राज्य, 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन क्षेत्रों में सीए लागू नहीं होगा, ठीक है। सीए 2019 का इंप्लीमेंट इन 4 क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा। और कहां नहीं किया जाएगा? इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट वाले राज्य में ये नहीं लिया। इनर लाइन परमिट वाले राज्यों में सीए को लागू नहीं किया जाएगा, राज्यों में लागू नहीं। अब इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? पहले 3 राज्य आते थे। एक था अरुणाचल प्रदेश, दूसरा था नागालैंड और अभी हाल ही में मणिपुर को जोड़ा गया, और एक राज्य और थे शायद मेघालय था, इसमें जोड़ा गया, सॉरी मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये 3 राज्य जो थे इनर लाइन परमिट में आते थे। अभी 11 दिसंबर 2019 में मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट में जोड़ दिया गया। तो इनर लाइन परमिट में और शेड्यूल 6 के तहत आने वाले क्षेत्रों में नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा। इसी बात को लेके असम में बड़ा बवाल हुआ था, बहुत ज्यादा अराजकता फैली थी, तोड़फोड़ हुआ था कि सीए जो है असम में रहने वालों की संस्कृति, भाषा, कल्चर को प्रभावित करेगा, इसको खत्म करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि शेड्यूल 6 के तहत आप प्रोटेक्टेड हैं और इस प्रोटेक्शन के तहत आप सीए से दूर हैं, आपको यहाँ लागू नहीं किया जाएगा। और इनर लाइन परमिट वाले भी चिंतित हो गए, तो इनर लाइन परमिट वालों को भी कहा गया कि आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर वाले भी इससे जो है प्रभावित नहीं होंगे। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों को जो है प्रोटेक्शन दे दिया गया। इनर लाइन परमिट की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये क्या है कि कोई भी भारतीय जब इनर लाइन परमिट वाले राज्यों में, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में जाता है तो इनको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है। किससे? इन राज्यों से। क्यों? क्योंकि वहां के जो समुदाय हैं, संस्कृति, कल्चर को बचाए रखने के लिए। अगर इसके हिस्ट्री में जाएं तो बंगाल फ्रंटियर ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट 1873 आया था। उसमें ब्रिटिशर्स जो हैं पहाड़ी आदिवासियों को संरक्षित रखने के लिए और अपने हितों को बचाने के लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई थी। लेकिन नए भारत में, आजाद भारत में इसमें क्या कहा गया
कि वहां के रहने वाले आदिवासी हैं, उनके समुदाय हैं, उनकी संस्कृति भाषा जो है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इनर लाइन परमिट को आगे बढ़ा दिया गया और ये 4 राज्यों तक फैल गया है। तो मान लीजिए हम प्रयागराज से हैं, अगर हम प्रयागराज वाले मतलब उत्तर प्रदेश से हैं, अगर हमें आंध्र प्रदेश में जाना है तो वहां से गवर्नमेंट से पहले इनर लाइन परमिट लेना होगा। शायद इसकी अवधि 15 दिनों की या 45 दिनों की होती है, एग्जैक्ट नहीं पता। नागालैंड जाना चाहते हैं, मिजोरम जाना चाहते हैं, मणिपुर जाना चाहते हैं तो वहां हमें इनर लाइन परमिट लेना होगा। तो ओवरऑल हमारा जो नागरिकता से संबंधित चैप्टर था कि इसका परिचय, नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, उससे संबंधित जो है जितने कानून हैं और कितने प्रकार से नागरिकता दी जाती है, उसके बाद ओसीआई क्या होते हैं, पीआईओस क्या होते हैं, ठीक है, एनआरआई क्या होते हैं और सीए 2019। तो ओवरऑल हमने नागरिकता को कवर करने की कोशिश की। क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए ये हमारा क्लास चल रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा डीप में चले जाएंगे तो मेन फैक्ट से जो सवाल बनते हैं वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो मेन सवाल जहां से बन सकते थे वो सारी चीजें हमने आपके सामने यहाँ रखी। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दे डिटेल में। सीए 2019 तो ये 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से, 11 दिसंबर 2019 राज्यसभा से और 12 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंस, मतलब 9 दिसंबर 2019 लोकसभा से पारित हुआ, फिर 11 दिसंबर 2019 राज्यसभा से पारित हुआ, फिर 12 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट ने इस पे सिग्नेचर कर दिया और ये 10 जनवरी 2020 से ये लागू हो गया है। इस पे विवाद बहुत बड़ा था एनआरसी को लेके, एनपीआर को लेके। तो चूंकि वनडे एग्जाम से संबंधित ये चीजें नहीं है, इस पे अगर हमें कभी क्लास लेना होगा तो हम सीए, एनआरसी, एनपीआर तीनों को मिक्स करके एक दिन इसी टॉपिक पे हम क्लास ले लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें हैं क्या। तो ओवरऑल आज हमारा नागरिकता का चैप्टर जो है समाप्त हुआ। कल जो है एफआर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी चीजें हैं क्वेरी हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं सब लोग इस चीज को ध्यान दें, पढ़ें, अच्छे से आगे बढ़ें। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।